गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम लोग सैलरी को जो हम लोग पहले समझे थे सैलरी में क्या क्या करना था, तो उसमें पहला आया था क्या कि बेसिक सैलरी तो क्वेश्चन में दिया रहता है, उसके बाद अलाउंस और परक्यूजिट्स, और एक और टर्म आता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो इन चारों को ऐड करके निकालते थे ग्रॉस सैलरी, और उसमें डिडक्शन देने के बाद आता था इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल सैलरी। तो जब हम लोग सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आता है अलाउंसेस। अलाउंसेस को आपको समझाया जा चुका था कि 3 तरह का होगा, 3 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। पहला क्या था? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस को सिर्फ नाम को आपको याद करना है, उसमें आपको समझना कुछ नहीं है। उसमें जो भी दिया हुआ रहेगा, जैसे डियरनेस अलाउंस हो गया, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस हो गया, रूरल एरिया अलाउंस हो गया, ओवर टाइम अलाउंस हो गया, तो इस तरह कई ठो अलाउंस दिया हुआ, 10-12 होगा मेरे ख्याल से। तो ये सब जो होते हैं क्या होते हैं? फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। तो जितने दिनों का आपको मिला, जैसे पर मंथ दिया हुआ है तो 12 मंथ्स के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके सीधे लिख देंगे। उसमें आपको कुछ अपने दिमाग से कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि यह फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो जो भी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और लिख लेते हैं। अब दूसरा अलाउंस था भाई पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, और तीसरा था एग्जेम्प्टेड अलाउंस। तो पार्टली टैक्सेबल अलाउंस में 2 अलाउंस आपको आज समझाने वाले हैं, एक हाउस रेंट अलाउंस और एक इंटरटेनमेंट अलाउंस। इन दोनों के संबंध में कुछ रूल्स है जो आपको याद रखना होगा, और कुछ स्पेशल अलाउंस होता है, जैसे रिमोट एरिया अलाउंस, रनिंग अलाउंस, हिल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, डिस्टर्ब एरिया अलाउंस, स्नो बोन्ड एरिया अलाउंस, इस तरह का बहुत सारा। तो वह स्पेशल अलाउंस है, उसके रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको हमको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग मुख्य रूप से जो इम्पॉर्टेंट रूप से आपको याद रखना है वह हाउस रेंट अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, इंटरटेनमेंट अलाउंस है, जिसमें जो रूल है, जो रूल वाला जो पोर्शन है उसको आपको याद कर लेना है। तो आइए अब हम लोग देखें हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस के संबंध में आपको समझाया जा चुका है एक बार ऑलरेडी कि हर एम्प्लॉयर जो है अपने कर्मचारी को, अपने एम्प्लॉय को रहने की सुविधा नहीं दे सकता है। उसको अपने स्रोत से क्वार्टर या रहने का मकान अवेलेबल नहीं करवा सकता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करता है भाई? उसको कंपनसेट करने के लिए उसको हाउस रेंट अलाउंस के रूप में हर महीने एक निश्चित राशि देता है। तो यह जो अमाउंट हमको मिलता है एज ए हाउस रेंट अलाउंस, इसका कितना हिस्सा हमारे सैलरी में शामिल होगा, यानी कितना टैक्सेबल होगा, यह हमको निकालना है। तो इसके रूल हैं, देखिए याद रखना है आपको। इन 3 कंडीशन है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। पहला है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव, जो कर्मचारी को एक्चुअल में मिला 2000 पर मंथ, तो 12 गुना 2 24,000 मिला। 5000 पर मंथ, तो 12 गुना 5 60,000 रुपये मिला। या अगर बीच से मिलना शुरू हुआ है, अगर ज्वाइन किया है, मान लो कि अप्रैल के बाद ज्वाइन किया, जून में ज्वाइन किया, दिसंबर में ज्वाइन किया, तो जब से उसको मिलने लगा तब से लेकर उसके जो प्रीवियस ईयर में जितना समय होता है उतना समय के लिए हम लोग निकाल लेंगे। मान लो 4 ही महीना मिला तो 5000 गुने 4 कर देंगे, 20,000 होगा। तो एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड जो उसको मिला उसको लिखना है। अब हाउस रेंट अलाउंस मिला और उसको रहने की तो व्यवस्था मिलेगी नहीं, क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है तो रहेगा कहीं ना कहीं। तो अब हमको ध्यान देना है कि वो रहता कहाँ है, कर्मचारी किस तरह के मकान में रह रहा है। अगर वह किराए के मकान में रह रहा है तब यह कंडीशन हमको लगाना है। अगर वो अपना ही मकान में रहता हो, कर्मचारी अपने मकान में रह रहा हो और उसको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा हो,
या अपने रिलेटिव के मकान में रह रहा हो और उसके बदले वह कोई किराया नहीं चुकाता हो और उसको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा हो, या अपने फ्रेंड के घर में रहता हो जिसका वह कोई किराया नहीं देता है लेकिन उसको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। यानी कि अगर कर्मचारी किसी भी ऐसे मकान में रह रहा हो जिसके लिए वह कोई किराए का भुगतान नहीं करता और उसको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है तो वह फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। उसमें इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। 2000 अगर उसको मिल रहा है हर महीने तो 12 गुना 2 24,000 रुपया उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वह अपने मकान में रहता है तो किराया देने की बात ही नहीं है। अपने किसी रिलेटिव के मकान में रह रहा है जिसके लिए वह कोई किराया नहीं देता है तो भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अपने फ्रेंड्स के मकान में रहता है जिसके लिए वह कोई किराए का भुगतान नहीं करता है तो भी वह फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वह ऐसे मकान में रह रहा है जिसके लिए वह किराए का भुगतान करता है तब हम इस कंडीशन पे आएंगे। तो किराए का भुगतान करता है तो जो भी किराया वह चुकाता है उसको बोलेंगे रेंट पेड बाय एम्प्लॉय जो भी है तो उसको लिख लेंगे। अब इसमें से कर्मचारी यानी एम्प्लॉय के सैलरी का 10% माइनस करेंगे। कंडीशन नंबर 2 होगा। कंडीशन नंबर 1 क्या हुआ, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। कंडीशन नंबर 2 क्या होगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और कंडीशन नंबर 3 में है 40% या 50% ऑफ सैलरी। 50% 4 जगहों के लिए है। दिल्ली के लिए, दिल्ली में अगर आप जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में आप रहते हो तो आपको 40% की जगह 50% ऑफ सैलरी आ जाएगा। मुंबई में रहते हो, चेन्नई में रहते हो, कोलकाता में रहते हो या दिल्ली में रहते हो, 4 महानगर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली, इन 4 महानगरों में अगर आप रहते हैं तो आपकी सैलरी का 50% काउंट करना है। और इन 4 महानगरों के अलावे रेस्ट ऑफ इंडिया में आप कहीं रहते हैं तो आपके सैलरी का 40% होगा। तो एक ही कंडीशन होगी, या तो 40 या तो 50। 40 कहाँ होगा भाई, तो पूरे भारत में होगा, सिर्फ 4 महानगरों को छोड़कर। 4 महानगर कौन कौन है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। इन 4 जगहों में अगर एम्प्लॉय रह रहा है तो वहाँ पे 40% के बजाय 50% होगा। अब इस तीनों का कुछ न कुछ अमाउंट निकाल लेंगे, निकलेगा। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वह एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी उस पर टैक्स नहीं देना है। तो टैक्स किस पर देना होगा भाई, तो एक्चुअल में जो मिला उसमें से जो तीनों में कम हुआ उसको माइनस करेंगे। एक्चुअल माइनस लिस्ट ऑफ दिस 3 जो आएगा वह टैक्सेबल पार्ट होगा। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो क्या कहलाएगा, एग्जेम्प्टेड अमाउंट, यानी उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वह उसके सैलरी में शामिल नहीं होगा। और इन तीनों में जो सबसे कम होगा उसको एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय से माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो कुछ बचेगा वह हाउस रेंट अलाउंस के रूप में उसके सैलरी का पार्ट होगा। अब यहाँ देखो 10% ऑफ सैलरी है, यहाँ 40 या 50% ऑफ। तो सैलरी का मतलब क्या होगा यह भी आपको ध्यान रखना है। जैसे हाउस रेंट अलाउंस का बना रहे हैं तो वहाँ सैलरी का मतलब कुछ अलग हो जाएगा। रेंट फ्री हाउस अगर कैलकुलेट करेंगे आगे हम लोग चल के परक्विट्स के रूप में तो वहाँ सैलरी का मतलब कुछ अलग हो जाएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ सैलरी का मतलब कुछ अलग हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम और अलग अलग जगहों पर क्या बोलते हैं उसको, प्रोविडेंट फंड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे सैलरी का मतलब कुछ अलग हो जाएगा। हम ग्रॉस सैलरी निकाल रहे हैं तो वहाँ सैलरी का मतलब कुछ अलग है। तो अलग अलग जगहों पर सैलरी का अर्थ भी अलग अलग होता है। इसलिए आपको याद करते जाना है कि हाउस रेंट अलाउंस के लिए सैलरी में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा। तो हाउस रेंट अलाउंस में सैलरी में 4 बातों को शामिल करते हैं, 4 आइटम, 4 आइटम्स। पहला हो गया बेसिक सैलरी, कर्मचारी का जो मूल वेतन है उसको लिखेंगे। अब डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंस 2 चीज़ें होती हैं। डियरनेस पे महंगाई वेतन, महंगाई वेतन हमेशा उसके वेतन का हिस्सा ही होता है।
इसलिए बेसिक सैलरी के साथ साथ डियरनेस पे या डीपी दिया हुआ है तो उसको हमेशा जोड़ लेना है। लेकिन डियरनेस अलाउंस हमेशा नहीं जुड़ेगा। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता जो होता है वह दो तरह से दिया जाता है। एक को हम बोलते हैं सैलरी का पार्ट होना, यानी वह डीए जो सैलरी का पार्ट होता है, जो कर्मचारी के रिटायरमेंट बेनिफिट्स को कैलकुलेट करते समय सैलरी के पार्ट के रूप में शामिल किया जाता है, वह सैलरी के पार्ट के रूप में फॉर्म किया जाता है। तो फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सैलरी अगर दिया हुआ है ऐसा डीए जो कि कर्मचारी के वेतन का हिस्सा अंडर द टर्म ऑफ सर्विस कंडीशन दिया जा रहा हो, वह डीए जुड़ेगा। और वैसा डीए जो सिंपली डीए लिखा हुआ है वो सर्विस का हिस्सा नहीं, सर्विस के कंडीशन में नहीं शामिल है, तो उस डीए को हमको नहीं जोड़ना है। तो कैसे समझेंगे भाई कि वह डीए जोड़ना है कि डीए नहीं जोड़ना है? तो क्वेश्चन में अगर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि डीए जो है वह सेवा की शर्तों के अनुसार है या कर्मचारी के रिटायरमेंट के बेनिफिट्स को काउंट करते समय इस डीए को शामिल किया जाएगा, या डीए इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सैलरी, तब तो उसको हम शामिल कर लेंगे। और सिंपली डीए लिखा हुआ है उसके साथ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो उसको शामिल नहीं करेंगे। कब शामिल करेंगे? जब वह सेवा की शर्तों के अनुसार दिया जाता हो। डीए जो दिया जा रहा है अंडर द टर्म ऑफ सर्विस कंडीशन हो तब जोड़ना है। सिंपल डीए लिखा हुआ उसके साथ कोई शब्द नहीं प्रयोग किया गया है तो हम लोग मान लेते हैं कि वह सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं। आगे चल कर जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक तरह से और समझना है कि अगर कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड में, प्रोविडेंट फंड आगे एक टॉपिक आएगा, तो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन जमा होता है, तो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन निकालते समय अगर एम्प्लॉई के बेसिक सैलरी और डीए दोनों को जोड़कर निकाला जाता हो, यानी एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन जो दे रहा है प्रोविडेंट फंड में वह बेसिक सैलरी और डीए दोनों जोड़कर देता है, तो इसका मतलब भी हो गया कि डीए सेवा की शर्तों में है, डीए इज अंडर टर्म ऑफ सर्विस कंडीशन, तो वह डीए जोड़ दिया जाएगा। तो आगे आएगा जब फुल फ्लेश क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे तब। अभी हम लोग को यह साफ शब्दों में लिखा हुआ रहेगा कि डीए सेवा की शर्त में है तो जोड़ेंगे, नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। तो तीन बातें हो गई, बेसिक सैलरी तो हर हाल में जोड़ना है, डियरनेस पे हर हाल में जोड़ना है, डियरनेस अलाउंस तब जोड़ना है जब सेवा की शर्त में हो, और अगर सेवा की शर्त में नहीं है तो नहीं जोड़ना है। और चौथा चीज़ कमीशन, कमीशन को भी हर हाल में नहीं जोड़ देना है, सिर्फ उसी कमीशन को जोड़ना है जो कर्मचारी को सेल्स के ऊपर एक निश्चित प्रतिशत की दर से दिया जाता हो। यानी कर्मचारी जो जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन का जो सेल होगा उस सेल पर बोला कि 1% इनको कमीशन मिलेगा। कर्मचारी सेल्स को प्रमोट करने में पार्टिसिपेट करता है, अपना हिस्सा बटाता है, तो कर्मचारी के द्वारा किए गए सेल पर उसको कमीशन मिल रहा हो, सारे कमीशन को नहीं। किस कमीशन को? जो उसको मिलता है सेल्स पर, कमीशन एट फिक्स परसेंटेज ऑन सेल। तो अगर कमीशन ऐसा है जो कर्मचारी के द्वारा जो माल बेचा गया उस पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से उसको दिया जा रहा है, तो इस कमीशन को जोड़ लेंगे। तो चार चीज को जोड़ेंगे, बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंस और कमीशन। इन चारों का जो टोटल होगा उस टोटल का 10% या उस टोटल का 40% या उस टोटल का 50% निकालेंगे, और तब इन तीनों में जो सबसे कम होगा
उसको हम लोग लेंगे एग्जेम्प्टेड के रूप में, और टैक्सेबल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल में से एग्जेम्प्टेड को घटा देंगे। तो इतनी बातों को ध्यान में आपको रखना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि मिस्टर ए इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसाइड्स इन जबलपुर गेटिंग सैलरी ₹10,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस ₹2,000 per month, house rent allowance ₹3,000 per month. He resides in his own house. तो वह अपने मकान में रह रहा है भाई, जबलपुर में काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, डीए मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, लेकिन वो रह कहाँ रहा है, तो अपने मकान में रह रहा है। तो अपने मकान का तो कोई किराया वह देगा नहीं। तो इस कंडीशन में जो भी उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा वह फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। वहाँ पे इन कंडीशंस को बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस्टर ए इज गेटिंग सैलरी ₹10,000 पर मंथ, डीए पार्ट ऑफ सैलरी, डीए जो है क्या है, सैलरी का हिस्सा है, 2,000 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ, पेड रेंट एट द रेट ऑफ 3,000 पर मंथ। तो इसको इस पे बैठा देंगे हम लोग। एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला भाई, तो बोलता है कि हाउस रेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ, तो 2,000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली निकालेंगे तो हो जाएगा 24,000 पर एनम। फिर क्या बोलता है, ही पेड रेंट एट द रेट ऑफ 3,000 पर मंथ, यानी रेंट पेड आपका हो गया कितना, तो 36,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या क्या ले लेंगे भाई, तो सैलरी में उसका बेसिक सैलरी है 10,000, तो हो गया 1,20,000। उसका डीए जो है वह सेवा की शर्तों के अंतर्गत है 2,000, तो हो गया 24,000, और कुछ दिया हुआ है नहीं, तो इसको जोड़ लीजिए 144। अब 1,44,000 का 10%, तो हो गया 14,400, तो ये आ गया 21,600। पहला कंडीशन हो गया 24,000, दूसरा कंडीशन हो गया 21,600, और तीसरा 40%। तो अब कहाँ काम कर रहा है ये दिया हुआ इसमें नहीं है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि इन 4 महानगरों के अलावे कहीं और काम कर रहा है। यानी कि जब जगह का नाम नहीं दिया जाएगा तो हम लोग 50% अपने मन से नहीं लेंगे, 50% तभी लेंगे जब उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ रहे कि वह मुंबई में रहता है, वह चेन्नई में रहता है, वह कोलकाता में रहता है, वह दिल्ली में रहता है। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो 40% लेंगे। तो 40% ले लो, 40% 144 का निकालेगा तो हो जाएगा 14 चौका 56 4 चौका 16, 57,600। तो 3 कंडीशन हो गया भाई, 24,000 कंडीशन नंबर 1, 21,600 कंडीशन नंबर 2, और 57,600 कंडीशन नंबर 3। तो तीनों में सबसे कम कौन हो गया, 21,600, यह हो गया एग्जेम्प्टेड। तो अगर हमको टैक्सेबल पूछा है तो हम एक्चुअल में से एग्जेम्प्टेड को घटा देंगे, 24 माइनस 21,600, और अगर एग्जेम्प्टेड बोला गया है तो हम सिर्फ 21,600 को लिख देंगे। तो 24,000 माइनस 21,600 अगर हम कर लेते हैं तो हमको मालूम हो जाएगा कि उसका टैक्सेबल पार्ट हाउस रेंट अलाउंस का कितना हुआ। तो ये हो गया 2,400, और एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना हो गया 21,600, यानी उसको मिला 24,000, लेकिन उसके सैलरी में शामिल होगा सिर्फ 2,400। तो यह हुआ कंडीशन नंबर 2 क्वेश्चन में। अब इसी तरह से कुछ और 1-2 क्वेश्चन देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मिस्टर ए इज वर्किंग इन ए कंपनी एट मुंबई। अब यहाँ साफ शब्दों में लिख दिया कहाँ वह काम कर रहा है, मुंबई में।
and gets salary 20,000 per month. Dearness paid 2,000 per month. House rent allowance 5,000 per month. He paid rent rupees 6,000 per month. तो अब यहाँ पे चलो, पहले हाउस रेंट अलाउंस उसको मिल रहा है 5,000 पर मंथ, यानी कि एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस हो गया 5,000 इंटू 12 60,000। इसके बाद रेंट पेड हम लोग देखेंगे तो 6,000 पर मंथ पे करता है, तो रेंट पेड हो गया 72,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में क्या क्या आ गया भाई, तो 20,000 उसको सैलरी मिल रही है, तो 12 गुना 20 यानी 2,40,000 सैलरी हो गया। और डियरनेस पे मिल रहा है जो हर हाल में जोड़ा जाता है, तो 2,000 है तो ये हो गया 24,000, तो ये हो गया 2,64,000 2,64,000। इसके बाद वह क्या हो रहा है, और कुछ है नहीं, तो हम लोग अब इसमें 10% निकालेंगे, तो इसका 10% निकालेगा तो हो गया 26,400, तो ये बच गया 600, 11 6 गया 5, 6 से 2 गया 4, 45,600। अब चूंकि यह कहाँ काम करता है, मुंबई में, तो यहाँ 40 की जगह 50% लागू होगा, तो 2,64,000 का 50% हो जाएगा 1,32,000। तो 3 कंडीशन हो गया, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस 60,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 45,600 और 50% ऑफ सैलरी 1,32,000। अब तीनों में जो सबसे कम होगा, तो सबसे कम हो गया 45,600, तो 45,600 इसका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल पार्ट अगर पूछेगा तो 60,000 माइनस 45,600 कर लेंगे, 45,600 माइनस कर लो तो हो गया 14,400। और अगर आपसे पूछा है कि एग्जम्प्टेड कितना होगा, तो बता देंगे कि 45,600 होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए नंबर नेक्स्ट। तो इसमें आपको बोला कि मिस्टर ए इज गेटिंग सैलरी एट द रेट ऑफ 15,000 पर मंथ। इसके बाद है डीए पार्ट ऑफ सैलरी एट द रेट ऑफ 5,000 पर मंथ। कमीशन एट फिक्स परसेंटेज ऑन सेल 10,000। He paid rent of the house is rupees 5,000 per month and gets house rent allowance at the rate of rupees 4,000 per month। यानी हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 4,000, तो 4,000 के अकॉर्डिंगली हो जाएगा 12 गुना 4,000, तो 48,000। रेंट पेड है भाई 5,000 यानी 60,000 हो गया, 12,000 गुना 5 12 गुना 5,000 5,000 पर मंथ है, तो 12 महीने का हो गया 60,000। अब माइनस करना है हमको 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी में क्या हो गया, तो 15,000 पर मंथ है, तो हो गया सैलरी 1,80,000। इसके बाद उसको डीए मिल रहा है 5,000, तो 60,000 ये भी हो गया, क्योंकि डीए जो है सर्विस कंडीशन में है। कमीशन सेल्स पे फिक्स परसेंट से मिल रहा है 10,000, तो हो गया 814 1 15 और 1 1 2 2,50,000 इसकी सैलरी हो गई। तो इसका 10% निकाल दो भाई, तो 2,50,000 का 10% हो गया 25,000, तो 60,000 माइनस 25,000 कर लिया तो हो गया क्या 35,000। इसके बाद 40 या 50 तो कहाँ काम कर रहा है, इसमें फिर कोई स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो 40% लेंगे, तो 2,50,000 का 40% निकालिएगा तो हो जाएगा 1,00,000। फिर कंडीशन नंबर सेकंड ही सबसे कम आ गया 35,000, तो 35,000 एग्जम्प्टेड हो जाएगा। एक्चुअल में उसको मिल रहा है 48, तो 48 माइनस 35 कर दिए, 8 5 गया 3 और 4 से 13,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन कर लेना है, यह रफ वर्क होगा। और यह जो टैक्सेबल पार्ट होगा, यह जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे लिखेंगे हाउस रेंट अलाउंस, और जो टैक्सेबल पार्ट आएगा उसी को लिखना है, टोटल नहीं लिख देना है। नहीं, कटौती के रूप में नहीं इसको देते हैं, इसको हम लोग रफ में ही घटा लेते हैं। डिडक्शन वो होता है किसमें,
इंटरटेनमेंट अलाउंस में इंटरटेनमेंट अलाउंस जो भी मिलेगा पहले जोड़ दिया जाएगा और फिर नीचे डिडक्शन 16(2) सेक्शन 16(2) में दिया जाता है। हाउस रेंट अलाउंस पहले ही रफ में हम लोग कैलकुलेट करेंगे और जो टैक्सेबल पार्ट आएगा उसको सीधे वहाँ पे लिख देंगे। ओके, चलिए इंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में थोड़ी सी बात पहले समझ लेनी है। इंटरटेनमेंट अलाउंस किसको मिलता है भाई और क्यों मिलता है? तो इंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉयर के द्वारा अपने किसी भी एम्प्लॉय को दिया जा सकता है। एम्प्लॉय को यह इस पर्पस के लिए जाता है कि जो उस एम्प्लॉयर के कस्टमर्स हैं उनको इंटरटेन किया जा सके, उनकी आओ भगत के लिए अपने ग्राहकों का, अपने कस्टमर्स का, अपने किसी पार्टीज का जिसके साथ आपके एम्प्लॉयर का कुछ डील होना है, उनके रिसेप्शन के लिए, उनके स्वागत सत्कार के लिए, उनके आओ भगत के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। जो एम्प्लॉय उनके लिए इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको मिलता है। तो यह गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है और नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है। दोनों जगह इस तरह के लोग होंगे जिनके साथ आपका मान लीजिए सरकारी कर्मचारी हैं आप और आपके विभाग से कोई डील होने वाला है, तो जो कस्टमर आया है डील करने या किसी दूसरी कंपनी का या किसी दूसरे जगह का जो व्यक्ति आया है आपसे डील करने, उसके रिसेप्शन के लिए आपको दिया जाएगा। तो चाहे आप गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एग्जेम्पशन की बात करने जा रहे हैं कि छूट किसको मिलेगी। तो छूट केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी। पहले 2001-2 तक शायद दोनों को मिलता था, तो 1-2 के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलने लगा छूट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। भले उसको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल सकता है लेकिन उसके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। तो हमको यह छूट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देना है। अब इसमें छूट कितना देना है भाई? तो 3 कंडीशन यहाँ भी है। एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, एम्प्लॉय जितना इंटरटेनमेंट अलाउंस के रूप में अमाउंट पा रहा है वो हो गया एक्चुअल। 1/5 ऑफ सैलरी, एम्प्लॉय के सैलरी का 1/5 या 20% बोलो, और 5,000 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। अभी जो 1/5 ऑफ सैलरी हुआ, तो सैलरी का मतलब यह क्या है? तो सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी से है, सिर्फ मूल वेतन। उसमें न तो डीए शामिल होगा, भले ही डीए सेवा की शर्तों में हो तब भी शामिल नहीं होगा, यहाँ तक कि डियरनेस पे भी शामिल नहीं होगा और कमीशन को शामिल होने का कोई प्रश्न नहीं है। अब बात समझ में, केवल बेसिक सैलरी को ही लेना है। छूट किसे मिलेगा? केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस किसे मिल सकता है? तो यह सरकारी को भी मिल सकता है, गैर सरकारी कर्मचारी को भी मिल सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिल सकता है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिल सकता है। लेकिन जो डिडक्शन मिलेगा वह सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। मिला करता था आज से 20 साल पहले लगभग, अब नहीं मिलता है। क्लियर है? अब हम लोग को करना क्या है, इसको सॉल्व करके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान में क्या रखना है भाई कि यह जो डिडक्शन होता है, अगर इस हमको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला तो हम कितना खर्च किए, यानी एम्प्लॉय कितना खर्च किया, इससे कोई मतलब नहीं है। वह पूरा बचा लिया कि पूरा खर्च कर दिया, जितना मिला उससे ज़्यादा खर्च किया, उससे कम खर्च किया, इन बातों पे कोई ध्यान नहीं रखना है। दूसरा चीज़ क्या ध्यान में रखना है कि इंटरटेनमेंट अलाउंस जो भी मिलता है वह पहले ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए जोड़ दिया जाएगा। टैक्सेबल पार्ट नहीं, टोटल।
जितना मिलेगा वह ऊपर में जोड़ दिया जाएगा, जोड़कर जो आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी के बाद हम डिडक्शन देते हैं। सैलरी हेड में 3 डिडक्शन होता है। पहला होता है अंडर सेक्शन 16(1), इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो 50,000 दिया जा रहा है। अब 50,000 ग्रॉस सैलरी से घट जाता है, हर हाल में घटा देना है। टैक्सेबल सैलरी जो ही निकालने की बात आएगी तो हर व्यक्ति को जो सैलरी होल्डर है उसको 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में घट जाएगा। दूसरा होता है अंडर सेक्शन 16(3), इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन होता है 16(2). 16(2) में इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन घटेगा। ऊपर में ग्रॉस सैलरी के ऊपर जितना हमको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा पूरा लिख देंगे, और उसकी कटौती, उसका डिडक्शन, इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो कहाँ घटाएंगे? अंडर सेक्शन 16(3), ग्रॉस सैलरी के नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद। और एक डिडक्शन देते हैं जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स, उसका घटाते हैं 16(3) में। तो यही 3 डिडक्शन होता है। तो इसमें हमको ध्यान क्या रखना है कि जो मिलेगा पहले पूरा जोड़ लेंगे, और इसमें जो सबसे कम आएगा वह डिडक्शन के रूप में अलाउड होगा अंडर सेक्शन 16(3). सिर्फ किसको मिलेगा इसका डिडक्शन? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, नॉन गवर्नमेंट को कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। चलो अब क्वेश्चन देखो। बोलता है मिस्टर एक्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंप्यूट एग्जेम्प्टेड पार्ट ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस, बेसिक सैलरी इसको मिल रही है 20,000 पर मंथ, डीए मिलता है जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, सैलरी का पार्ट के रूप में वह 2,000 पर मंथ, लेकिन यहाँ पर उससे कोई हमको लेना देना है नहीं, सिर्फ बेसिक सैलरी ही लेते हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 2,000 पर मंथ, और ही स्पेंड ₹10,000 ऑन इंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर। तो इस लाइन से कोई माने मतलब है नहीं, कितना खर्च किया नहीं किया इससे कोई लेना देना नहीं है। वह सरकारी कर्मचारी है, उसको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, तो इस कंडीशन में जो सबसे कम होगा उसका एग्जम्पशन मिलेगा, और वो कितना खर्च किया नहीं किया क्या किया उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। तो चलिए अब निकालिए। तो पहला हो गया एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, तो उसको मिल रहा है 2,000 पर मंथ, ये हो गया 24,000। 1/5 ऑफ सैलरी, तो सैलरी उसका 20,000 है, 20,000 के हिसाब से हो गया 12 महीने का 2,40,000। 2,40,000 का 1/5 कीजिएगा तो हो जाएगा 48,000। 2,40,000 48,000, और तीसरा हो गया 5,000 मैक्सिमम। तो तीनों में सबसे कम कौन हो गया? 5,000। तो यही 5,000 उसको एग्जम्पशन के रूप में दिया जाएगा, लेकिन कब? ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद डिडक्शन के रूप में घटेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(2). तो यह आपका हुआ इंटरटेनमेंट अलाउंस का रूल। पहला चीज़ कि इंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, सारे एम्प्लॉय को मिल सकता है, उसमें कोई भेदभाव से मतलब नहीं है। हमको उसमें देखना है कि रिडक्शन किसको मिलेगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस तो एम्प्लॉयर दे रहा है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको अगर रिस्पॉन्सिबल हैं कस्टमर को रिसेप्शन के लिए तो आपको मिल गया। नॉन गवर्नमेंट में भी ये मामला होता है, तो वहाँ भी जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कस्टमर को इंटरटेन करने वाला होगा उसको मिलेगा। लेकिन जब हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सैलरी निकाल रहे होंगे तो वहाँ पे जो डिडक्शन देने की बात है, तो डिडक्शन किसको मिलेगा? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा तो उसमें क्या मिलेगा भाई, कितना मिलेगा? तो 3 कंडीशन में जो सबसे कम होगा। पहला कंडीशन हो गया एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, दूसरा हो गया 1/5 ऑफ सैलरी, और तीसरा हो गया 5,000 मैक्सिमम। सैलरी का मतलब यहाँ किन चीज़ों से है? तो सिर्फ एक ही चीज़ है, बेसिक सैलरी। अब इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉय ने जो भी खर्च किया इंटरटेनमेंट पर उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या ध्यान में रखना है कि जो भी इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है वह ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि घटा कर अमाउंट वहाँ नहीं डालेंगे, वहाँ जितना मिला पूरा लिख लेंगे और ग्रॉस सैलरी निकल आएगा। उसके बाद जब हम स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाएंगे उसी के साथ इसको भी घटाएंगे। इन तीनों में जो सबसे कम होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन घटता है अंडर सेक्शन 16(1) में, और यह घटता है अंडर सेक्शन 16(2) में। बस इतना ही। थैंक यू।